हेलो स्टूडेंट्स, मैं चरण सर आपको सामाजिक विषय से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं हमारे पहले लेसन से हम उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में जो बेल आइकन बटन है उसे भी प्रेस करना है, ताकि जो भी न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास बहुत जल्दी पहुंच जाए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। तो जैसे हम क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, पहला क्वेश्चन आता है, दीपांतर किसे कहा जाता है। स्टूडेंट, ये जो दीपांतर शब्द है वो समुद्र पार भारतीय प्रदेशों के लिए प्रयोग किया जाता है कि समुद्र के पार, यानी कि जो समुद्र के दूर स्थित जो भारतीय प्रदेश हैं उनके लिए ये शब्द प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट आता है, मैग्स्थनीज कौन था। स्टूडेंट, ये जो मैग्स्थनीज है ये एक यूनानी राजदूत था। ये कौन था? एक यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसी मैग्स्थनीज के द्वारा पाटलिपुत्र में रह करके इंडिका पुस्तक लिखी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस भी आता है कि इंडिका पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन मैग्स्थनीज। ओके, अब नेक्स्ट आता है 3 नंबर क्वेश्चन, जांगल जनपद की राजधानी का नाम बताइए। राजस्थान के प्रमुख जनपदों में से एक है जांगल जनपद। इसकी राजधानी है अही छतरपुर। इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? अही छतरपुर, जिसे वर्तमान में नागौर जिले के नाम से जाना जाता है। कि ये जो नागौर क्षेत्र है ये हमारे जोधपुर के आसपास का क्षेत्र है, जोधपुर से लगती सीमा है इसकी। जांगल जनपद का जो विस्तार है वो बीकानेर और जोधपुर के अंदर है, इसलिए जो अही छतरपुर है वो इसकी जांगल जनपद की राजधानी रही थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 4 नंबर, अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है। तो स्टूडेंट, ये जो अशोक स्तंभ है जिसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था और ये अशोक स्तंभ है सारनाथ। ओके, इसका आंसर था। एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है तो स्टूडेंट हम इन 10 क्वेश्चनों को आज याद करेंगे, समझेंगे और यही क्वेश्चन हर बार एग्जाम में बार बार रिपीट भी होते रहते हैं। जरूरी नहीं है कि यही 10 क्वेश्चन है, इन 10 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन भी आ सकता है। अगली वीडियो के अंदर भी हम 10 क्वेश्चन लेकर के आएंगे एक एक नंबर वाले, और इसके साथ कुछ क्वेश्चन हम 4 नंबर वाले के ऊपर भी डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे 5 नंबर क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि का नाम था स्टूडेंट हरिसेन। हरिसेन जिसने समुद्रगुप्त के जीवन के ऊपर एक प्रशस्ति की रचना की थी जिसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। इस प्रयाग प्रशस्ति के अंदर ही समुद्रगुप्त के जीवन के बारे में, उसकी विजयों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट आता है 6 नंबर क्वेश्चन, अशोक ने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष कहाँ की यात्रा की थी। तो इसका आंसर रहेगा बोध गया। कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की थी। ये जो बोध गया जो स्थान है स्टूडेंट, यहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ क्या हुई थी? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए अशोक के द्वारा यहाँ की यात्रा की गई थी अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष। आपको तो पता ही है कि सम्राट अशोक का जो राज्याभिषेक था वो 269 ईसा पूर्व के अंदर हुआ था। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 7 नंबर क्वेश्चन है, सन्निदाता नामक अधिकारी का क्या कार्य था। ये जो सन्निदाता जो अधिकारी है स्टूडेंट, ये मौर्यकालीन प्रशासन का केंद्रीय प्रशासन का भाग था, केंद्रीय मंत्री था ये एक प्रकार से। उसके अंदर आता है सन्निदाता। सन्निदाता का कार्य होता था कोष गृहों का निर्माण करवाना, कि जहां पर राजा के द्वारा जनता से जो कर लिया जाता था उस उन्हें सुरक्षित रखना, और कर के रूप में जो अन्न प्राप्त होता था उसके लिए, उसकी सुरक्षा के लिए भी अन्नागार बनवाना। तो सन्निदाता का कार्य क्या होता होगा तो स्टूडेंट, ये होगा कोष गृहों और अन्नागार का निर्माण करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 8 नंबर,
इंडिका पुस्तक की रचना किसने की थी? जस्ट हमने 3 नंबर क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि मैग्स्थनीज किसके मतलब कि मैग्स्थनीज के द्वारा कब वो भारत में आया था या किसके किसके राजदूत के रूप में आया था, तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि इंडिका पुस्तक की रचना किसने की थी, तो स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा हमारा मैग्स्थनीज। ये क्वेश्चन एक जैसे होते हैं बट बार बार इनको घुमा करके दे दिया जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सातवाहन वंश की स्थापना कब और किसने की? देखो 2 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, 2 क्वेश्चन अपने कह सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था कि यहाँ सातवाहन वंश की स्थापना कब हुई और किसने की, ये 2 क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे कब हुई थी। सातवाहन वंश की जो स्थापना है वो 60 ईस्वी के अंदर हुई थी, और किसने की थी, तो इसका आंसर रहेगा सिमुक। इसका आंसर क्या रहेगा? सिमुक। कि सिमुक नाम का एक व्यक्ति था जिसने गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच का क्षेत्र, इन दोनों नदियों के बीच का क्षेत्र आता है आंध्र। इस आंध्र नामक स्थान पर सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी, इसलिए सातवाहन वंश को आंध्र सातवाहन के नाम से भी जाना जाता है। अब आता है लास्ट क्वेश्चन, 10 नंबर है हमारा कि गुप्त संवत की शुरुआत कब और किसने की थी। यहाँ भी 2 क्वेश्चन है हमारे। पहला आता है कब और दूसरा है किसने की थी। कब की बात आ जाए तो इसका आंसर हो जाएगा 319 ईस्वी। किसने की थी, तो इसका आंसर आ जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। तो होगी स्टूडेंट ये हमारे 10 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, लगभग सारों को आते थे। अगर किसी को नहीं आते तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से याद करिए, आपके पहले लेसन से 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा ही आएगा। इसके अलावा आपके पहले लेसन से एक 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, अब हम वो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है चोल प्रशासन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये मान के चलो कि ये जो लेसन है हमारा पहला लेसन स्वर्णिम भारत का, इसमें चोल साम्राज्य के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो चोल वंश था, चोल साम्राज्य था, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। और दूसरी बात कि चोल साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी। देखो ये छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, लगभग सबको पता होता है। अब हम बात करते हैं, मैंने किया था क्वेश्चन पूछा था कि चोल साम्राज्य की स्थापना, सबसे पहले हम ये बता देते हैं आपको। चोल साम्राज्य की जो स्थापना थी 850 ईस्वी के अंदर हुई थी, और इसकी स्थापना की थी विजयालय ने। इसकी स्थापना किसने की थी? विजयालय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और जो चोल प्रशासन था ये कितने भागों में बंटा हुआ था? ये 6 प्रांतों में बंटा हुआ था। चोल प्रशासन कितने प्रांतों में बंटा था? 6 प्रांतों में बंटा था। इन 6 प्रांतों को क्या कहते हैं स्टूडेंट? इन प्रांतों को कहते हैं मंडलम। देखो ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इसके अंदर चोल प्रशासन के अंदर पहली लाइन तो आपकी ये हो जाएगी कि इसकी स्थापना 850 के अंदर विजयालय के द्वारा की गई थी। और दूसरी लाइन कि जो चोल प्रशासन था वो किस पर आधारित था? वो था ग्राम पंचायत प्रणाली पर। चोल प्रशासन किस प्रणाली पर आधारित था? ग्राम पंचायत प्रणाली पर। ये जो ग्राम पंचायत प्रणाली है इसका जो मुखिया है, जैसे वर्तमान में अपने क्या कहते हैं, सरपंच कहते हैं ना, उसी तरह यहाँ भी एक अधिकारी होता था ग्राम पंचायत पर। इस अधिकारी का जो चुनाव है वो प्रत्येक वर्ष होता था। इसके अधिकारी का चुनाव क्या होता था? प्रत्येक वर्ष होता था। और वो भी किसके द्वारा? इसका चुनाव होता था जनता के द्वारा। हमारे अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो हमारे ग्राम पंचायत में क्या होता है वर्तमान के अंदर? देखो वर्तमान में सरपंच का चुनाव होता है, अधिकारी है, प्रमुख है, तो वर्तमान में 5 वर्ष बाद चुनाव होता है। लेकिन चोल प्रशासन में क्या होता था? प्रत्येक वर्ष होता था। ये आपने ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 6 प्रांतों की। इन 6 प्रांतों को क्या कहते हैं? मंडलम कहते हैं। अब ये जो मंडलम थे ना, मंडलम के थे उप विभाग।
मंडलम के थे उपविभाग। इन उपविभागों को क्या कहते हैं? कोट्टम कहते हैं। अब कोट्टम के भी उपविभाग थे, कोट्टम के भी उपविभाग थे। इनके उपविभागों को कहते हैं नाडु, कुर्रम और ग्राम। ये 3 भागों में बंटा हुआ था। नाडु, कुर्रम और ग्राम 6 प्रांत थे जिसे मंडलम कहते हैं। मंडलम के उपविभाग कोट्टम, कोट्टम के उपविभाग नाडु, कुर्रम और ग्राम। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं आगे कि जो चोल प्रशासन था इसके अंदर इन यहाँ से प्राप्त अभिलेखों से हमें ये पता चला है कि जो नाडु की सभा होती थी ना, ये जो हमने नाडु पढ़ा, नाडु की सभा को नाटर कहते थे। हमें अभिलेखों से जो जानकारी प्राप्त हुई थी चोल प्रशासन के दौरान, जो अभिलेखों से हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि नाडु की सभा को किस नाम से जाना जाता था? नाटर के नाम से जाना जाता था। ओके, इसके अलावा चोल प्रशासन के अंदर जो राजा होता था, राजा के द्वारा जनता से कुल उपज का, जनता से कुल उपज का 1/6 भाग कर के रूप में प्राप्त किया जाता था। कि जनता राजा को कुल भूमि का कितना उपज देती थी? 1/6 भाग देती थी। अब ये जो कर है, चाहे वो लगान जो है, चाहे वो नगद के रूप में दे या फिर अन्न के रूप में दे या फिर वो स्वर्ण के रूप में दे, वो किसी भी रूप में हो सकता है। इसके अलावा चोल शासकों के पास एक विशाल सेना भी थी, नौसेना भी थी, जिसके लिए उन्होंने जहाजी बेड़े का भी निर्माण कर रखा था। और जो राजा होता था वो चोल प्रशासन में, चोल साम्राज्य में न्याय का सबसे बड़ा अधिकारी होता था, सबसे बड़ा जज होता था और उसी के द्वारा ही निर्णय दिए जाते थे। तो स्टूडेंट ये था चोल प्रशासन, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर एक बार आप अपनी बुक से इसे रीड करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका गलत होने वाला नहीं है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है जांगल और मत्स्य जनपद पर। इन दोनों को समझाना है, इन दोनों पर टिप्पणी समझ लिए लिखनी है। वैसे तो राजस्थान के 4 जनपद हैं, पहला जांगल, दूसरा मत्स्य, तीसरा शूरसेन और चौथा आ जाएगा शिवी। ये 4 जनपद राजस्थान के प्रसिद्ध हैं। बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है यहाँ से, छोटा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था, जांगल जनपद की राजधानी क्या थी? अही छत्रपुर थी। मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर थी। शूरसेन जनपद की राजधानी क्या थी? मथुरा थी। शिवी जनपद की राजधानी क्या थी? शिवपुर थी। ऐसे एक एक नंबर के क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं। या फिर एक नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? राजस्थान के जनपदों के नाम लिखिए। 4 जनपद लिखने हैं, नाम लिखने हैं, सिर्फ 4 नंबर, 1 नंबर के, जांगल, मत्स्य, शूरसेन या शिवी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जांगल जनपद होता क्या है। इसको थोड़ा सा देखते हैं। देखो, जांगल जनपद, सबसे पहले तो आपको इसका क्षेत्र पता होना चाहिए कि इसका जो विस्तार है वो राजस्थान के किन किन जिलों में है। सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पे जोधपुर और दूसरा आ जाएगा इसके अंदर बीकानेर। राजस्थान के 2 ही जिले हैं जहां पर जांगल जनपद का विस्तार था, जोधपुर और बीकानेर। अब जांगल जनपद की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि जो बीकानेर के जो राजा थे ना, वो अपने नाम के आगे उपाधि के रूप में, यानी कि वो उपाधि ग्रहण करते थे। उपाधि होता है एक राजा के द्वारा अपनी शक्ति को प्रदर्शित करना, अन्य राजाओं, दूसरे राजाओं, शत्रु राजाओं को दिखाना कि वह कितना पराक्रमी है। इसलिए वो उपाधि स्वरूप वो क्या करते थे? जांगल दर बादशाह की उपाधि ग्रहण करते थे। जो बीकानेर के जो राजा थे वो क्या करते थे? जांगल दर बादशाह की उपाधि ग्रहण करते थे। और साथ में इनका जो राज चिन्ह होता था, इनका जो राज चिन्ह होता था उसके ऊपर भी, बीकानेर के राजाओं के राज चिन्ह के ऊपर भी जय जांगल दर बादशाह लिखा होता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट ये। अब हम बात करते हैं इसकी राजधानी की।
जांगल जनपद की राजधानी। तो इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? अही छतरपुर। हमने 1 नंबर क्वेश्चन में डिस्कस किया था। और अही छतरपुर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान का कौन से जिले के नाम से जाना जाता है इसे? इसे नागौर के नाम से जाना जाता है। यह था हमारा जांगल जनपद। अब हम बात करेंगे इसके अंदर मत्स्य जनपद। ये भी इजी है मत्स्य जनपद। देखो, सबसे पहले वही इसके अंदर हम देखेंगे मत्स्य जनपद का क्षेत्र कि राजस्थान के किस जिले में इसका विस्तार था। मत्स्य जनपद की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो इसका जो क्षेत्र है वो है जयपुर के आसपास। जयपुर के आसपास के क्षेत्र में इसका विस्तार था। और दूसरी बात, इसकी राजधानी, मत्स्य जनपद की राजधानी क्या हो जाएगी? विराटनगर। और इस विराटनगर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? विराट के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मत्स्य जनपद। इसका जो विस्तार था, देखो इसके अलावा मत्स्य जनपद का जो विस्तार है, हम ये भी कह सकते हैं कि मत्स्य जनपद राजस्थान के अलवर भरतपुर क्षेत्र का भी कुछ हिस्सा इसके अंदर शामिल है। और इसलिए हम, वैसे जो जयपुर रियासत थी उसी के अंदर ही हमारा ये जो अलवर का क्षेत्र आ जाता है। अब भरतपुर रियासत तो हमारी अलग ही हो जाती है, इसलिए ये जो भरतपुर का क्षेत्र थोड़ा बहुत इसके अंदर शामिल था। तो हम बात किसकी कर रहे थे? इसकी राजधानी की। वर्तमान में इसकी राजधानी विराटनगर को किस नाम से जाना जाता है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने ये याद रखनी है कि इस जनपद का जो उल्लेख है वो किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। मत्स्य जनपद का जो उल्लेख है वो किसमें मिलता है? ऋग्वेद ग्रंथ में मिलता है। और इसका विस्तार जो था, मत्स्य जनपद का जो विस्तार था, वो चंबल के पास की, जो चंबल नदी थी उसके पास की पहाड़ियों से लेकर के सरस्वती नदी का जो जांगल क्षेत्र था, हमने अभी ये पढ़ा ना जांगल जनपद, इस जांगल क्षेत्र तक मत्स्य जनपद का विस्तार था। इसके अलावा मत्स्य जनपद पर प्रारंभ में चेदी जनपद के अधीन था। प्रारंभ में ये किसके अधीन था? चेदी जनपद के अधीन था। और इसके पश्चात आने वाले समय में ये जो जनपद था मत्स्य जनपद, ये किसके अधीन हो गया था? मगध महाजनपद के अधीन हो गया था। तो स्टूडेंट, ये थे आज के हमारे 12 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ऐसे ही हम और क्वेश्चन लेकर के आएंगे हमारी अगली क्लास के अंदर अगले दिन। तो इन वीडियो को आपने अच्छे से वॉच करना है। आपका जो भी मित्र है, आपका क्लासमेट है, आपका कोई भी फ्रेंड है, आप उसे इस वीडियो को शेयर जरूर करिए ताकि वो भी अपने सामाजिक विषय के पेपर की अच्छे से तैयारी कर सके। और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि उस बटन पर प्रेस करने के बाद न्यू वीडियो का जो नोटिफिकेशन होगा वो आपके पास पहुंच जाएगा। तो इसे अच्छे से ध्यान से समझिए और बार बार इसकी रीडिंग लगाते रहिए। ओके स्टूडेंट्स।